हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ में आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। इनकॉर्पोरेशन एक लॉ का वर्ड है। नॉर्मल अगर मैं आपको समझाऊं तो रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हो। भाई आपको कोई अगर कंपनी ओपन करनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी खोलनी है, आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है, अब तो आप 1% कंपनी भी खोल सकते हैं ना, उसमें नॉमिनी भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये कंपनीज ओपन करनी है तो सबसे पहले इन कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तो चाहिएगा ना। हाँ, तो वही है इनकॉर्पोरेशन और कुछ भी नहीं है। तो किसी कंपनी का अगर इनकॉर्पोरेशन करवाना हो तो कैसे करवाना होता है, कौन करवाता है, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है और इसके बारे में हमारा कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, तो वही मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है। वैसे ये थ्योरी भरी पड़ी है, लेकिन उसमें थ्योरी में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, वो तो आप बुक से भी पढ़ ही सकते हैं। बट अगर इसको अच्छे से समझेंगे चार्ट के हिसाब से थोड़ा बना करके, तो वो आपको एक मेमोराइज होगा, उसका स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। तो एग्जाम में आप अगर इनकॉर्पोरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन वर्ड जब भी आता है ना, तो सबसे फर्स्ट वर्ड उसमें हमको लिखना ही होता है, वो होता है प्रमोटर। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है ना, वो कौन करवाते हैं? प्रमोटर्स करवाते हैं। प्रमोटर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो प्रमोटर कौन हो सकता है? तो प्रमोटर जो है कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है प्रमोटर, जैसे आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। ठीक है। और कौन हो सकता है? कोई कंपनी भी हो सकती है। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का प्रमोटर बनकर के जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, दूसरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवा सकती है। एओपी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, तो उनका इनकॉर्पोरेशन कौन करवाती है? गवर्नमेंट करवाती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट करवा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है, दोनों मिलकर के करवा सकती है। ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं, ये इंडिविजुअल हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। ये प्रमोटर्स हो सकते हैं। और प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोटर का काम होता है वो सारे काम करना, डू ऑल नेसेसरी वर्क, डू ऑल नेसेसरी वर्क, वो सारे नेसेसरी काम करना विच इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर अ कंपनी। एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन एक नॉर्मल वर्ड है, इनकॉर्पोरेशन वर्ड आप लिख सकते हैं। एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी काम जरूरी है, वो सारे काम जो है कौन करते हैं? प्रमोटर्स करते हैं। तो जो प्रमोटर होते हैं ना, वो प्रिलिमिनरी काम ज्यादा करते हैं। अब देखो, दो तरह के काम होते हैं। एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले के काम होते हैं, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के होते हैं। इनकॉर्पोरेशन का वर्ड का मतलब आप बर्थ से समझ सकते हैं, कंपनी का जन्म होना। बाय लॉ हम पैदा हुए नेचर के हिसाब से, कंपनी पैदा होती है एक्ट से। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जब किसी कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन, हम मतलब प्रमोटर जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उसी दिन से कंपनी का बर्थ होता है। तो दो तरह के काम होते हैं, एक कंपनी के जन्म से पहले के और एक कंपनी के जन्म के बाद के। पहले के इधर हो गया, सॉरी। एक कंपनी के जन्म से पहले के और एक जन्म के बाद के। अब पहले के जो भी काम होते हैं ना, वो प्रिलिमिनरी वर्क होते हैं, वो प्रमोटर्स करते हैं। और उसके बाद के जो भी काम होते हैं ना, वो तो कंपनी खुद करती है। अब आप बोलोगे सर एक कागज का टुकड़ा ही होगा सर्टिफिकेट, वो कैसे काम कर लेगा? भैया वो कागज का जो टुकड़ा होता है ना, वो कंपनी को बहुत सारी पावर्स दे जाता है, और फिर उस पावर्स का इस्तेमाल करने की जो है, वो डायरेक्टर वगैरह, मैनेजर वगैरह उस पावर का यूज करके जो है कंपनी को रन करते हैं। उनमें प्रमोटर का ज्यादा रोल होता नहीं है। प्रमोटर की कहानी को हम आगे और समझेंगे। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है भैया, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है वो प्रमोटर कराते हैं। अब प्रमोटर जब भी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराएंगे ना, तो भाई कंपनी खोली है तो कोई बिजनेस एक्टिविटी करेगी, तो वो जो बिजनेस एक्टिविटी होती है ना, वो लॉफुल होनी चाहिए, लॉफुल पर्पज होना चाहिए ना। कोई करप्शन के लिए या कोई इलीगल काम करने के लिए जो है ना, आप कंपनी ओपन नहीं कर सकते, है ना, कि भैया हम तो जो है अब सट्टे खेलेंगे या फिर हम जो है तस्करी करेंगे, उसके लिए हम कंपनी खोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, गैंग बनाएंगे हम, वो इलीगल वर्क हो गया, उसकी कंपनी नहीं होती, ऑफिशियली उनको आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो लॉफुल पर्पज होना चाहिए। अब लॉफुल पर्पज है, ठीक है, ढूंढ लिया प्रमोटर ने कि भैया ये वाला जो है ऑनलाइन में ये बिजनेस करेंगे या ये बिजनेस करेंगे, कोई नया आइडिया जनरेट कर लिया।
अब उनको उस कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भैया उनको जरूरत पड़ती है आरओसी की। अब ये आरओसी क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देखो हर स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर जो उस स्टेट की कैपिटल होती है ना, वहाँ आपको आरओसी लगभग मिल जाता है। आप नेट पे सर्च करोगे तो पता लग जाएगा कि आपकी जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, उसमें अगर आपको कंपनी खोलनी है और कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना है तो आरओसी आपके उस राज्य की किस शहर में है, किस सिटी में है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो आरओसी जो होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जो ऑफिस होता है, वहां आपको आजकल, पहले ऑफलाइन होता था, अब तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो वहां आपको फिल करना पड़ता है फॉर्म। अब फॉर्म आप भरोगे पूरा, ठीक है, जो भी फॉर्म है उस फॉर्म में जो भी आप पूछा जाएगा वो आप फिल करोगे। उसको फिल करने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रेडी रखने होते हैं। देखो फॉर्म तो आप भर दोगे लेकिन डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए ना। आप चले गए फॉर एग्जांपल के लिए किसी कॉलेज वगैरह में आपको एडमिशन लेना है और आप ई मित्र पे चले गए फॉर्म भरवाने के लिए, बट आप साथ में अपनी ना मार्कशीट लेके गए 12th की, है ना आप आधार कार्ड लेके गए, तो फिर कैसे होगा। तो वैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो आपको रेडी करवाने होते हैं। अब ये सारा काम आप खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप करवा सकते हैं, एडवोकेट से आप करवा सकते हैं। वो आपको बोलेंगे सारी चीज़ें, वो आपको सारे फॉर्म डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और उसके बाद फॉर्म के साथ उसको अटैच करके आरओसी के पास जमा कराने होते हैं। और उसके बाद में आरओसी जो है उन सारे फॉर्म्स, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और उसको लगेगा भाई सही है सब, तो फिर वो क्या करेगा, कंपनी को जो है इनकॉर्पोरेशन का, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब ये फॉर्म है क्या? इस फॉर्म में सबसे पहले जो देखो यहाँ आता है एमओए और एओए। एमओए और एओए में काफ़ी बार पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनको चार्टर्ड डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपको ये तैयार करने होते हैं, ठीक है, ये चार्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। उसके बाद आपको एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की पावर्स होती है, कंपनी की बाउंड्रीज, क्या ड्यूटीज होगी लोगों की, क्या कैपिटल होगी, कंपनी का नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, बहुत सारी डिटेल्स इनमें होती है। तो वो सारे आपको दोनों ये फॉर्म बड़े से तैयार करवाने होते हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ता है। अब डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको लेना पड़ता है। डिक्लेरेशन किससे लेना पड़ता है? आप डिक्लेरेशन ले सकते हो एडवोकेट से, या फिर आप सीए से ले सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ले सकते हो। सीए एक और आया, आप ये दूसरा सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट है, और आप कंपनी सेक्रेटरी से ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसका ले सकते हो आप। मैनेजर कौन होगा कंपनी का उसका ले सकते हो, ठीक है। तो इनसे आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। आपको एफिडेविट भी जमा कराना पड़ेगा। एफिडेविट जो होता है वो अधिकतर कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है या कंपनी के जो सब्सक्राइबर होते हैं, मतलब जो कंपनी की कैपिटल को सब्सक्राइब करेंगे, तो कंपनी के सब्सक्राइबर जो होते हैं उनसे भी, फर्स्ट डायरेक्टर या सब्सक्राइबर से जो है आप एफिडेविट भी ले सकते हैं। ले सकते क्या मतलब लेना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको एड्रेस देना होगा आपकी जो कंपनी है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का। तो एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, भाई जहाँ कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हो ना, तो रजिस्ट्रेशन का ऑफिस तो होगा ना, रजिस्टर्ड ऑफिस जिसको बोलते हैं, उस ऑफिस कहाँ होगा, जिसके साथ में भाई आरओसी जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है ना, तो वो आपको देना होगा। और उसके बाद में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दो लोगों की देनी होगी, एक तो सब्सक्राइबर्स की, मतलब जो कंपनी के ओनर होना चाहते हैं, और आपका हो गया जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं, कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, उन सब का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उनका नाम क्या है, या उनके आधार कार्ड लगाओ ना, उनके पैन कार्ड, उनके डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लगते हैं ना, तो वो सारा डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होता है। डीएससी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चर्चा की थी इसके बारे में, ठीक है। और उनका एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको लगाने होते हैं, तो उसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आरओसी के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में जमा कराने होते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है इन सब फॉर्म्स को अच्छे से चेक करता है और उसको लगता है कि भैया सब कुछ सही है, तो वो क्या करता है, आरओसी जो है आपको, आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। और जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आएगा उसी दिन कंपनी का जन्म होगा, कंपनी का बर्थ हो जाएगा, और कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, हम डेफिनेशंस में पढ़ते भी हैं,
उसके मायने ये हैं कि इसका जन्म जो है लॉ से हुआ है और कंपनी जो है अब जो भी काम करेगी सारे अपने नाम से करेगी। मतलब अगर कंपनी को जो है कोई बिजनेस डील करनी है तो वो कंपनी अपने खुद के नाम से करती है, उससे पहले प्रमोटर करते हैं। अब प्रमोटर कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना, सारे एग्रीमेंट्स अपने नाम से कर सकती है और जहां जहां कंपनी को साइन करने होंगे वहां कंपनी की सील लगेगी और जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर वगैरह होंगे उनके साइन वगैरह भी होते हैं। ओके, और कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो कंपनी को रन करते हैं। प्रमोटर का वैसे मोटा मोटी काम यहाँ काफी हद तक खत्म हो गया है कि प्रमोटर ने क्या किया है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करवा दिया है। लेकिन कंपनी प्रमोटर जो होते हैं कंपनी के, वो इसके आगे भी काम काफी सारे काम करते हैं। जैसे कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है, तो अगर जैसे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो शेयर इशू करवाने पड़ेंगे ना। तो जो लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे वो कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के मेंबर होंगे। तो शेयर इशू करने का जो प्रोसेस होता है आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टस तैयार करना होता है और उसके बाद आपको ब्रोकर की मदद लेनी होती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक्स की मदद लेनी होती है, बैंकर्स की मदद लेनी होती है। और वो जो प्रॉस्पेक्टस इशू कराना, फिर आईपीओ लेके आना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अगर पब्लिक कंपनी है तो लेके आती है, प्राइवेट कंपनी है तो ऐसे अपने जो भी लोग हैं उनको शेयर इशू किए जाते हैं। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को पूरा भी प्रमोटर्स करवाते हैं। एक बार कैपिटल आ जाती है कंपनी के पास में, उसके बाद में प्रमोटर का काम वहां पर खत्म हो जाता है। ओके जी, ठीक है। तो मोटा मोटी यही है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। अब आपको दिमाग में थोड़े से सवाल ये होंगे कि भैया जो ये प्रमोटर्स है इनको क्या कंपनी कुछ रेम्यूनरेशन वगैरह पे करती है? तो इसमें मैं कहूँगा ये जो है ना प्रमोटर्स, इनको कंपनी जो है, क्योंकि ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ज़्यादा काम करते हैं, तो कंपनी जो है इनको कुछ पे करने के लिए लाइबल नहीं है। मतलब एक्ट या कानून या कंपनीज एक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कंपनी लोग कि कंपनी को इनको कुछ रेम्यूनरेशन पे करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेम्यूनरेशन कंपनी इनको पे करेगी ऐसा कोई भी प्रोविजन या सेक्शन नहीं है। हाँ, अगर ये कंपनी जब शेयर इशू करे और ये कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो ये इनडायरेक्टली कंपनी के शेयर होल्डर बन ही गए हैं, और शेयर होल्डर बन गए हैं तो फिर इनको जो है कंपनी डिविडेंड भी देगी, मीटिंग में बुलाएगी, वोटिंग राइट भी होगा, एजीएम में भी आएंगे, तो कंपनी के अंदर ये रहेंगे। ठीक है। या फिर कंपनी जो है अगर चाहे अपना इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी को लगता है कि हाँ भैया इनको जो इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इनको जो है हम कुछ रेम्यूनरेशन देंगे, तो वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। ओके जी, ओके। अब आते हैं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, मैंने तो इनको 3 पॉइंट में लिखा है, आप इसमें काफी थ्योरी लिख सकते हैं, एग्जाम पर्पज से ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 9 है ये, और ये है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद में क्या इफेक्ट आएंगे कंपनी के। तो कुछ मैंने बताया कि कंपनी जो है एक डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, उसकी सेपरेट एंटिटी होती है, अपने नाम से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, सब कुछ अपने नाम से कर सकती है। तो उसको 3 पॉइंट के अंदर हमको समझना होता है। सबसे फर्स्ट आता है कंपनी बिकम अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, मतलब एक लीगल एंटिटी बन जाती है और इसका जो ऑनर है उससे अलग, जो कंपनी के शेयर होल्डर है उससे अलग इसका अस्तित्व होता है, लीगल है ना, सेपरेट एंटिटी बन जाती है एक। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन है ये, मैं बता चुका हूँ आपको, और उस वजह से ये अपने नाम से बहुत सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। ठीक है, तो वो सब आपको इसके अंदर लिखना है। सेकेंड, कंपनी एक्वायर परपेचुअल सक्सेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी के जो शेयर होल्डर है, मेंबर है, वो आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी बनी रहती है। भाई आज मेरे पास किसी एक कंपनी का शेयर पड़े, ठीक है, तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, है ना। कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो मुझे मिलेगा, कंपनी की जो भी एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह होगी उसके मुझे नोटिस आएंगे, मेल आएंगे, मैं चाहूँ तो उस पर वोट कर सकता हूँ किसी डिसीजन के ऊपर। ओके, बट जिस दिन मेरा मन कर दिया कि भाई नहीं मेरे को ये शेयर बेचना है, और मैंने अगर पब्लिक कंपनी है तो मैं मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर जाके वो शेयर बेच दूंगा, तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर अब नहीं रहा, जिसने परचेज किया वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। तो इस तरीके से कंपनी के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं, वो तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ओनर तो बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी बनी रहती है उसी नाम से। इसलिए बोलते हैं कंपनी का जो है वो परपेचुअल सक्सेशन होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो कंपनी पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी प्रॉपर्टी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। बिल्कुल, जो शेयर होल्डर है ना उनको डिविडेंड मिल सकता है, जो प्रॉफिट हुआ ना उसमें हिस्सा मिल सकता है,
बट कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनर कंपनी रहती है, उसके ओनर शेयर होल्डर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कोई शेयर होल्डर बोले भैया ये वाली प्रॉपर्टी बेच के मेरे को पैसा दो। अरे भैया तुम्हारे वो वसीयत में मिली हुई प्रॉपर्टी थोड़ी है घर पे लड़ाई झगड़े करके आप तुम बिकवा दोगे। हर घर में होता है ना, अच्छा कुछ चल रहा होता है, अच्छी जगह लोकेशन पे प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन कोई एक नकटा बच्चा पैदा हो जाता है और वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसको वो लगता है कि वो प्रॉपर्टी बेचो, करोड़ों रुपए लाओ, बांटो, खाओ, मजे करो। तो वो वहाँ होता है, यहाँ कंपनी में नहीं होता है। यहाँ पर आगे शेयर होल्डर जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, उसको एक्वायर नहीं कर सकते, वो कंपनी की राइट है, कंपनी की ओनरशिप होती है उसके ऊपर, कंपनी ने अपने नाम से खरीद रखी होती है। हाँ, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, वाइंडिंग का मतलब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी खत्म हो जाती है, और वो शेयर होल्डर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर गवर्नमेंट और कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। फिर वो कोर्ट जब ऑर्डर देगा तब जाके लिक्विडेशन होता है, इतना आसान नहीं है। उस केस के अंदर फिर कंपनी की जितनी भी एसेट है वो बेच दी जाती है, लायबिलिटी पे कर दी जाती है, और फिर कुछ अगर बचता है तो वो शेयर होल्डर का होता है। ओके जी, तो कंपनी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये कुछ इफेक्ट्स है जो आते हैं। और प्रमोटर का मैं बता चुका हूँ, अगर वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते तो बढ़िया है, वही होता है, अधिकतर प्रमोटर ही शेयर होल्डर बन जाते हैं। ओके जी, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक और लेक्चर लेके आऊँ और प्रमोटर के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं प्रमोटर के ऊपर भी एक सेपरेट इसी चैप्टर का वीडियो लेके आ जाऊंगा। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के कंटिन्यू लेक्चर लाता रहूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।